जब कोई इंसान हद से ज्यादा डेस्परेट होकर किसी के पीछे भागने लगता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। इसलिए जब मुझे पता चला कि जिस स्कूल ब्यूटी ने मुझे 99 टाइम्स रिजेक्ट किया था उसे असल में मुझसे लव एट फर्स्ट साइट हुआ था, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने पसंद के लड़के से चेस किए जाने वाले प्रोसेस को एंजॉय करना चाहती थी, उसने मुझे बार बार रिजेक्ट किया। ये जानने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैं उसे और भाव नहीं दूंगा और मैंने अपने प्रोफेसर को फॉरेन स्टडी एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दिया। जाने से पहले मैंने सोचा कि जो खत्म करना है उसे पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। इसलिए मैंने लिन क्यान्यू की बर्थडे पार्टी में उससे सारे रिश्ते तोड़ने का प्लान बनाया। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो बर्थडे पार्टी पहले ही शुरू हो चुकी थी और प्राइवेट रूम के अंदर से जानी पहचानी आवाजें आ रही। लिu चेनचाओ अभी तक लेट कैसे है? कहीं वो कोई सरप्राइज तो प्लान नहीं कर रहा? उसने पहले ही 99 टाइम्स प्रपोज कर दिया है और अब 100 टाइम होने वाला है। लिन क्यान्यू, अब तो तुम्हें उसे हाँ कह देना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, तुम भी तो उसे पसंद करती हो। अगर तुमने इस बार भी अपने होने वाले बॉयफ्रेंड को रिजेक्ट किया तो हो सकता है वो सच में भाग जाए। उन लड़कियों की छेड़छाड़ सुनकर लिन क्यान्यू बहुत कॉन्फिडेंट लग रही थी। लिu चेनचाओ मुझे बहुत पसंद करता है, वो कहीं नहीं भागेगा। जब वो नेक्स्ट टाइम प्रपोज करेगा तब मैं उसे हाँ कह दूंगी। उसका ये ओवर कॉन्फिडेंट टोन सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। अब कोई नेक्स्ट टाइम नहीं हो। लिन क्यान्यू को चेस करने के इन 2 सालों में मैंने अपनी सारी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ दी थी। मैंने बाकी स्टूडेंट्स के ताने और मजाक को इग्नोर किया और हर रोज उसे खुश करने के लिए नए नए तरीके आजमाए, लेकिन मेरे सच्चे प्यार का कभी कोई जवाब नहीं मिला। मैंने कई बार गिव अप करने का भी सोचा और न जाने कितनी रातें अकेले रोते हुए गुजारी, लेकिन अगले दिन मैं फिर से हिम्मत जुटाकर उसके पीछे लग जाता था। यहाँ तक कि उसके करीब रहने के लिए मैंने उस फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोग्राम को भी लगभग छोड़ ही गया था, जिसे पाना बहुत मुश्किल था। जब तक कि उस दिन मैंने गलती से लिन क्यान्यू का फोन नहीं देख लिया। तब मुझे पता चला कि लिन क्यान्यू को भी मुझसे लव एट फर्स्ट साइट हुआ था। उसने मेरा कॉन्टैक्ट नेम डियर हस्बैंड सेव किया हुआ था और उसकी गैलरी में मेरी हजारों फोटोज थी। लेकिन ये जानने के बाद कि वो भी मुझे पसंद करती है, मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, बल्कि मुझे बहुत गुस्सा आया और सब कुछ एक मजाक लगने लगा। मैं थक चुका हूँ, मैंने हार मान ली है। अब मैं बस जाना चाहता हूँ और लिन क्यान्यू की दुनिया से हमेशा के लिए गायब होना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, रूम के अंदर की बातें अचानक रुक गईं। सबने बड़ी चालाकी से मुंह घुमा लिया और दूसरी बातें करने लगे, जैसे उन्होंने मुझे देखा ही ना हो। लिन क्यान्यू ने भी अपनी ड्रिंक उठाई और गेम में शामिल हो गई। उसने एकदम कोल्ड सा फेस बना रखा था और मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा और मुझे मानना पड़ा कि उसकी एक्टिंग सच में कमाल की थी। पूरे रूम के लोगों के मुझे इग्नोर करने पर भी मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मैं चुपचाप जाकर कॉर्नर की एक खाली सीट पर बैठ गया। अगले 1 घंटे तक सब लोग आपस में बातें करते रहे और मजे करते रहे, लेकिन मैं वहीं बैठकर अकेले अपना फोन चलाता रहा, जैसे कि मैं वहां हूं ही नहीं। पहले जब भी लिन क्यान्यू सामने आती थी तो मैं किसी भी तरह उसके पास जाने का मौका ढूंढता था और उसका अटेंशन पाने के लिए अलग अलग टॉपिक्स पर बात करता था। इस बर्थडे पार्टी के लिए भी मैंने उसे बहुत मनाया था और कई लोगों से सिफारिश करवाई थी, तब जाकर उसने मुझे इनवाइट किया था। नॉर्मली जो चीज इतनी मुश्किल से मिले उसकी ज्यादा कदर होनी चाहिए, लेकिन मेरा ये रिलैक्स्ड एटीट्यूड देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मुझे उसके बर्थडे की कोई परवाह ही नहीं। मेरा ये पहले से एकदम अलग और कोल्ड बिहेवियर देखकर लिन क्यान्यू आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई और उसने छुप छुप कर मुझे कई बार देखा। बर्थडे सॉन्ग गाने और केक काटने के बाद जल्द ही गिफ्ट देने का टाइम आ गया। मैंने सबका वेट किया कि सब अपने गिफ्ट्स दे दें। फिर मैं आराम से खड़ा हुआ और अपने बैग से कैलेंडर निकालकर उसे दे दिया। वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से मुझे देखने लगे, क्योंकि वो कैलेंडर बस एक हाथ के साइज का था और उसमें सिर्फ 30 पेजेस थे। वो देखने में बहुत ही सस्ता लग रहा था। मुझे फर्क नहीं पड़ा कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं। मैंने बस लिन क्यान्यू की तरफ देखा और आराम से कहा, लिन क्यान्यू, आज से तुम हर दिन इसका एक पेज फाड़ना। जब तुम आखिरी पेज पर पहुंचोगी तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज होगा और वही मेरा तुम्हारे लिए लेट बर्थडे गिफ्ट है। ये सुनते ही उसके कुछ रूममेट जोर जोर से हंसने लगे। 100 टाइम प्रपोज करने का प्लान है क्या? तुम में सच में बहुत हिम्मत है। 2 साल हो गए और तुम अभी भी लगे हुए हो। तुम सच में क्यान्यू को बहुत पसंद करते हो ना? उनकी इन बातों को सुनकर लिन क्यान्यू ने भी यही सोचा कि ये 100th प्रपोजल का काउंटडाउन कैलेंडर है। उसके होंठों पर हल्की सी स्माइल आई, लेकिन उसने तुरंत उसे छुपा लिया और फिर से अपना कोल्ड फेस बना लिया। मैंने बस ये कहा था कि जब तुम 100 टाइम्स प्रपोज कर लोगे तब मैं इसके बारे में सोचूंगी। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं पक्का हाँ कह दूंगी। मुझे पता था कि वो सब गलत समझ रहे थे। आखिरी पेज फाड़ने वाला दिन मेरे प्रपोज करने का दिन नहीं था, बल्कि वो दिन था जब मैं उसकी दुनिया से पूरी तरह गायब होने वाला था। मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, बस हल्का सा हंसा और बोला, लिन क्यान्यू, मैं इतने टाइम से तुम्हारे पीछे हूँ लेकिन तुम्हें इंप्रेस नहीं कर पाया। मैं सच में जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारा आइडियल टाइप कैसा है। मेरे ये पूछते ही पूरा रूम शांत हो गया और सब उसकी तरफ एक अजीब सी नजरों से देखने लगे। लिन क्यान्यू ने मेरी तरफ घूर कर देखा, कुछ सेकंड्स तक चुप रही और फिर धीरे से बोली, मेरा आइडियल टाइप। उसने अभी बात शुरू ही की थी कि बंद दरवाजा अचानक खुला और सबका अटेंशन उस तरफ चला गया। सबकी नजरों के सामने जू यानशु एक बहुत ही ब्यूटीफुली पैक्ड बॉक्स लेकर अंदर आई। लिन क्यान्यू के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। हैप्पी बर्थडे क्यान्यू। लिन क्यान्यू की नजरें इस विश के साथ जू यानशु पर टिक गई। उसने अपनी उंगलियों से धीरे से टेबल को नॉक किया और अपनी अधूरी बात पूरी करते हुए बोली, मेरा आइडियल टाइप बेशक एक चेयरफुल और क्लीन लुक वाला हैंडसम गाय है। दरवाजे से अंदर आते ही ऐसी बातें सुनकर जू यानशु के चेहरे पर खुशी आ गई। वो जल्दी से उसके पास गई, अपना केयरफुली प्रिपेयर्ड गिफ्ट उसे दिया और उसे वहीं पर ओपन करने की जिद करने लगी। पल भर में ही सबका ध्यान भटक गया और किसी ने उस टॉपिक पर
पर आगे बात नहीं की। उन दोनों को लोगों से घिरा हुआ देखकर मैंने कोई उदासी नहीं दिखाई, बल्कि मैं बहुत ही कामली वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। पूरी रात लिन च्यानियो जहां भी गई, जू यानशु हमेशा उसके साथ रही। वो दोनों हंस बोल रहे थे, एक दूसरे की ड्रिंक्स शेयर कर रहे थे और एक ही केक का पीस खा रहे थे। मैं चुपचाप उनकी ये क्लोजनेस देखता रहा और मेरे दिमाग में कई पुरानी यादें ताज़ा हो गई। हालांकि लिन च्यानियो किंगडा की स्कूल ब्यूटी है और उसके बहुत चाहने वाले हैं, लेकिन वो हमेशा लड़कों से दूर ही रहती है। उसका इकलौता एक्सेप्शन जू यानशु है, जिसके साथ वो बचपन से बड़ी हुई है। वो उसके बिखरे बालों को सेट करती है, क्लासेस में उसके साथ बैठती है और उसका बैग उठाती है और उसके लिए दूसरे कॉलेजेस की लड़कियों से बैट लगाकर compete करती है। उसकी ये सारी स्पेशल ट्रीटमेंट मेरे दिन में कांटों की तरह चुभती थी। लेकिन सच्चाई पता चलने वाले दिन मुझे समझ आया कि भले ही लिन च्यानियो और जू यानशु बचपन के दोस्त हों, लेकिन पहले वो इतने क्लोज नहीं थे। जू यानशु पूरा दिन लिन च्यानियो के पीछे घूमती थी, लेकिन उसने कभी उसे भाव नहीं दिया था। मेरी एंट्री के बाद ही उसने जानबूझकर मेरे सामने जू यानशु के साथ क्लोज होने का नाटक शुरू किया था, सिर्फ इसीलिए ताकि मुझे जेलस फील हो और मैं उसे चेज करने के लिए और ज्यादा मोटिवेट हूँ। इसीलिए अब लिन च्यानियो को मेरे सामने ये सब नाटक देखकर मुझे सिर्फ हंसी आ रही थी। मैंने अपना ग्लास नीचे रखा, खड़ा हुआ और वॉशरूम चला गया। मैंने अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे, जिससे मुझे थोड़ा होश आया। मैंने अपने बैग से टिश्यू निकाला और चेहरे से पानी पोंछने लगा। मेरा चेहरा ढका हुआ था, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि अचानक कोई मेरे पास आकर खड़ा हो गया। जब मैंने जू यानशु की वो अजीब सी ताने मारने वाली आवाज सुनी, तब मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। लोचेंजो, तुम इतने सालों से सिस्टर चियानियो के पीछे पड़े हो, लेकिन उसने कभी हाँ नहीं कहा, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बेशर्मों की तरह इस बर्थडे पार्टी में भी आ गए। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। क्या तुम्हें थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? तुम बस एक सस्ते डेस्परेट इंसान हो। उसकी बातें सुनकर मेरे चेहरे पर जरा सा भी गुस्सा नहीं। मैंने बस उसे कामली देखा और पूछा, क्या तुम्हारी बकवास खत्म हो गई? जू यानशु को मेरे ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं, इसलिए वो कुछ पल के लिए हैरान रह गई। बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें पता है कि पूरा स्कूल तुम्हारे बारे में क्या कहता है? 99 टाइम्स प्रपोज करने वाला डेस्परेट कुत्ता। आखिरकार तुम भी एक स्टूडेंट हो, क्या तुम्हें अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है? कोई भी देखकर बता सकता है कि सिस्टर चियानियो मुझे पसंद करती है। तुम अपनी ये अंधी आंखें खोलकर क्यों नहीं देखते? उसका ये बदतमीजी भरा रवैया देखकर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने बस अपनी नजरें उससे हटाकर उसके पीछे की तरफ कर ली और कहा, इससे पहले कि तुम और गालियां दो, अपने पीछे देख लो। मेरी नजर का पीछा करते हुए जू यानशु अजीब सा मुंह बनाकर पीछे मुड़ी और सामने दरवाजे के बाहर लिन चियानियो खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि वो काफी देर से वहां खड़ी थी और शायद उसने अभी अभी जो कुछ हुआ वो सब देख लिया था। ये सोचते ही जू यानशु अचानक घबरा गई। उसके चेहरे पर तुरंत वो बेचारी और मासूम सी एक्टिंग वापस आ गई और उसका सारा एटीट्यूड गायब हो गया। वो जल्दी से उसके पास गई, उसका हाथ पकड़ा और घबराते हुए एक्सप्लेन करने लगी, सिस्टर चियानियो, आपने जो देखा वैसा कुछ नहीं है। ये लूचेंजू था। पहले इसी ने मुझे परेशान किया, लेकिन लिन चियानियो को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी आंखों से जू यानशु को मुझे बेइज्जत करते देखा था, फिर भी उसने ऐसे बिहेव किया जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। उसने मेरी तरफ एक नजर देखा, फिर अपनी जैकेट उतारकर जू यानशु को पहना दी। बाहर बहुत हवा है, तुमने इतने कम कपड़े पहने हैं, कहीं तुम्हें ठंड न लग जाए। ये कहते हुए उसने उसका हाथ पकड़ा और वापस प्राइवेट रूम की तरफ मुड़ गए। जू यानशु ने भी इस रिएक्शन की उम्मीद नहीं की। ये देखकर कि लिन चियानियो को मेरे बेइज्जत होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, जू यानशु का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। उसने बहुत प्राउडली पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा और मुझे एक मजाक उड़ाने वाली स्माइल दी। मेरा सिर नीचे था, इसलिए मैंने जू यानशु का वो ताना नहीं देखा। मैंने गीले टिश्यू को मोड़कर डस्टबिन में फेंका और मुड़कर सीढ़ियों से नीचे चला गया। सीढ़ियां एकदम शांत थी, सिर्फ मेरे कदमों की आवाज आ रही। उस अंधेरे में जो कुछ भी अभी हुआ वो मेरे दिमाग में घूमने लगा और मेरे होठों पर एक हल्की सी हंसी आ गई। जब वो जू यानशु को जैकेट पहना रही थी तो उसकी नजरें साफ तौर पर मुझ पर टिकी थी, जबकि उसके मुंह से जू यानशु की फिक्र वाले वर्ड्स निकल रहे थे। मुझे मानना पड़ेगा, उसकी एक्टिंग स्किल्स सच में कमाल। अगर मुझे उसके छुपे हुए इरादों के बारे में पहले से पता ना होता तो शायद मैं सच में उसके धोखे में आ जाता। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी और कैब्स लगभग बंद हो चुकी थी। सब लोग बार के दरवाजे पर ही फंस गए थे। लिन चियानियो ने अपने फैमिली ड्राइवर को बुला लिया और कहा कि वो जू यानशु को घर छोड़ेगी। इतनी रात हो गई है, सब जा चुके हैं और लूचेंजू को अकेले यहाँ कैब का वेट करना अच्छा नहीं लगेगा ना। लिन चियानियो ने ड्राइवर से छाता लिया और बोली, उसके पास पैर है, वो खुद चला जाएगा। ये कहकर उसने मेरे रिएक्शन की परवाह किए बिना जू यानशु को लिया और कार में बैठ गए। बारिश में दूर जाती उस स्पोर्ट्स कार को देखकर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं अपनी कैब ऐप पर कैब ढूंढता रहा। ठंडी हवा में 2 घंटे से ज्यादा वेट करने के बाद जब बारिश थोड़ी रुकी, तब आखिरकार एक ड्राइवर ने मेरी राइड एक्सेप्ट की। जब मैं घर पहुंचा तो रात के 2 बज चुके थे। मैं अपने दरवाजे पर गया, पासवर्ड डाला और जैसे ही दरवाजा खुला, सामने वाला दरवाजा भी खुला। आगे से जल्दी आया करो, तुम्हारे दरवाजा खोलने की आवाज बहुत तेज है, मेरी नींद खराब होती है। मैंने देखा कि उसने अभी तक अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे। मुझे सब समझ आ गया और मैं मन ही मन हंसा। मैंने बस यूं ही बोला और सीधा मुड़कर अपने रूम में चला गया। मैंने लाइट्स ऑन की और दरवाजा बंद कर लिया। जब मैंने जूते चेंज कर लिए तब बाहर से दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, अपने कपड़े उतारे, एसी ऑन किया और ब्लैंकेट ओढ़कर सोफा पर लेट गया। ये अपार्टमेंट मैंने 6 महीने पहले स्पेशली तब खरीदा था जब मुझे किसी से पता चला कि लिन चियानियो अपने हॉस्टल से बाहर शिफ्ट हो गई है। उसे चेस करने के लिए मैं भी यहाँ मूव हो गया और उसका नेबर बन गया।
सुबह ब्रेकफास्ट देना, रात को गुड नाइट बोलना, हर रोज उससे मिलने के नए नए बहाने ढूंढना, ये सब मैं सिर्फ उसे इम्प्रेस करने के लिए करता था। लेकिन मैं उसकी कितनी भी परवाह कर लूं, वो हमेशा मुझे इग्नोर ही करती थी। लेकिन जब मुझे उसके सीक्रेट के बारे में पता चला, तब मुझे समझ आया कि वो हमेशा बस इग्नोर करने का नाटक कर रही थी। जैसे आज रात वो बहुत पहले घर आ चुकी थी। उसने अपने कपड़े तक चेंज नहीं किए थे क्योंकि वो मेरी सेफ्टी को लेकर परेशान थी, इसलिए वो सोई नहीं। लेकिन मुझे देखते ही वो जानबूझकर उल्टी सीधी बातें करने लगी। मैं उसके इस मुंह पर कुछ और दिल में कुछ वाले नाटक से थक चुका था और अब मैं उसके इस नाटक का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। मैंने अपना फोन निकाला, रियल एस्टेट ऐप ओपन किया और इस अपार्टमेंट की सेल लिस्टिंग डाल दी। क्योंकि मैंने जाने का फैसला कर लिया था, तो अब सब कुछ पूरी तरह से खत्म करना ही सही था। अगली सुबह एजेंट घर चेक करने आई। मैं नींद में उठा, दरवाजा खोला और उसे घर की सारी डिटेल्स बता दी। सब देखने के बाद मैं उसे बाहर छोड़ने ही वाला था कि सामने वाला दरवाजा खुल गया। लिन चियान्यू कार की कीज लेकर बाहर जा रही थी। मेरे साथ एक अनजान औरत को देखकर उसकी भौएं अचानक सिकुड़ गईं। ये कौन है? ये मेरी कजन सिस्टर है, कुछ सामान देने आई थी। मैंने बिना किसी झिझक के झूठ बोल दिया। मेरे पास खड़ी एजेंट हैरानी से मुझे देखने लगी, लेकिन वो बहुत प्रोफेशनल थी, इसलिए उसने मेरा झूठ पकड़ा नहीं और एक बहाना बनाकर वहां से चली गई। मैं वापस रूम में गया, कपड़े चेंज किए और स्कूल जाने का प्लान बनाया। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, एलिवेटर के सामने कोई खड़ा था और रास्ता रोक रखा था। मैंने सिर उठाकर देखा तो वो लिन चियान्यू थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्या वो अभी बाहर नहीं जा रही थी? वो अभी तक गई क्यों नहीं? लिन चियान्यू ने मेरी आंखों में वो कंफ्यूजन देखा और थोड़ी ऑकवर्ड होते हुए बोली, आज मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर दूंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आज वो एक अलग इंसान की तरह बिहेव क्यों कर रही है, तो मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। लेकिन वो किसी बीमार इंसान की तरह मुझे ड्रॉप करने की जिद करने लगी। उसने बहुत से बहाने बनाए, लेट होने से लेकर रास्ते में पढ़ने तक। जब लगा कि वो एनवायरनमेंट सेव करने वाला बहाना भी देने ही वाली है, तो मैं उससे बहस नहीं कर पाया। मैं और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं मान गया। पूरे रास्ते हम दोनों ने एक शब्द भी नहीं बोला। कार के अंदर एकदम सन्नाटा था। उसे मेरी बकबक सुनने की आदत थी। अब मुझे इतना शांत देखकर लिन चियान्यू को बहुत अजीब लग रहा था और उसके मन में एक हैरानी सी थी। ऐसा लग रहा था कि ये उसका वहम नहीं है। मैं इन कुछ दिनों में सच में बदल गया हूँ और ये बदलाव उसे अंदर ही अंदर घबरा रहा था। जब हम स्कूल पहुंचे, मैंने अपनी सीट बेल्ट खोली, बस थैंक यू कहा और पहले ही बाहर निकल गया। मैं तेजी से स्कूल गेट के अंदर गया और मैंने नोटिस किया कि वहाँ से गुजरने वाला हर इंसान मुझे एक बहुत अजीब नजर से घूर रहा है। यही लू चेंजू है। हाँ, वही जो ट्रेंडिंग टॉपिक में है। कितनी शर्म की बात है। ये अजीब बातें सुनकर मैंने जल्दी से अपना फोन चेक किया और मुझे मेरे कुछ फ्रेंड्स के भेजे हुए लिंक्स दिखे। मैंने लिंक ओपन किया और देखा कि किसी ने लिन ख्यान्यू को चेस करने की मेरी पूरी कहानी गॉसिप पेज पर डाल दी थी और वो ट्रेंड कर रही थी। उस चिंग द डेस्परेट डॉग वाले टाइटल को देखकर मैं एकदम हैरान रह गया। उस टाइटल के अंदर सबसे पॉपुलर पोस्ट वही थी जिसमें मेरे लिन ख्यान्यू को चेस करने के सारे किस्से डिटेल में लिखे थे। हर एक छोटी चीज लिखी हुई थी, यहाँ तक कि मेरे लव लेटर्स का कॉन्टेंट भी पब्लिक कर दिया गया था। दूर से मैंने देखा कि स्कूल नोटिस बोर्ड के सामने बहुत सारे लोग जमा। उस बोर्ड पर मेरे लिखे हुए लव लेटर्स चिपकाए गए और वो भीड़ उन पर हंसते हुए मजाक उड़ा रही। अरे बाप रे, तुम्हारी आंखों में डूब जाना कितना क्रिंजी है। 99 लव लेटर्स। ये लव स्ट्रक लोग कितने डरावने होते हैं। क्या ये चिंगदा का नंबर 1 जीनियस नहीं है? ये इतना डेस्परेट कैसे हो सकता है? ये बेइज्जती भरे ताने सुनकर मेरा दिल बैठ। मैं सीधा भीड़ के बीच घुसा और एक एक करके सारे लेटर्स फाड़ने लगा। जब मैं आखिरी लेटर फाड़ रहा था, तभी मेरे कानों में जू यानशु की तीखी और कड़वी आवाज, सिस्टर ख्यान्यू, लू चेंजू ने आपको इतनी बार प्रपोज किया है, आपको उसके लिए कितनी फीलिंग्स हैं? लिन ख्यान्यू की आवाज हमेशा की तरह एकदम ठंडी थी। उसने सिर्फ एक शब्द, जीरो। दोनों मेन कैरेक्टर्स को मौके पर देखकर और मुझे सरेआम इस तरह बेइज्जत होते हुए देखकर भीड़ की हंसी और भी तेज और बेकाबू हो गई। कुछ तमाशा देखने वालों ने जानबूझकर मुझे ताना मारते हुए पूछा, लू चेंजू, तुमने 99 टाइम्स प्रपोज किया और बदले में तुम्हें 0 मिला, क्या तुम्हें और मेहनत नहीं करनी चाहिए? तुम्हारा नेक्स्ट प्रपोजल कब होने वाला है? हम सब भी देखने आएंगे और तुम्हें कुछ टिप्स भी देंगे, कैसा रहेगा? मैंने अपने हाथों में उन फटे हुए लव लेटर्स को कसकर पकड़ ली, इतनी जोर से कि मेरी उंगलियां सफेद पड़ गई। कुछ बातें मेरे होठों तक आईं और मैं कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन चारों तरफ से मुझे घूरती उन नजरों को देखकर मैंने खुद को रोक लिया। मैंने अपने हाथों में उन लेटर्स को हवा में ऊंचा उठाया जैसे कोई बैटल फ्लैग लहरा रहा हो और जोर से अनाउंस, ठीक है, 100वां प्रपोजल स्कूल के सेंट्रल स्क्वायर में 3 दिसंबर की सुबह 9 बजे। पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ इसे देखने के लिए इन्वाइटेड है। ये कहने के बाद मैंने परवाह नहीं की कि वहां खड़े लोग क्या रिएक्शन दे रहे हैं। मैं अपना सिर ऊंचा करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहां से चला गया। उस सुबह मैं अपनी क्लासेस में नहीं गया। मैं वापस घर आ गया और मैंने अपने पास रखे उन सभी लव लेटर्स को एक एक करके फाड़ा, उन्हें जलाकर राख कर दिया और फिर फ्लश कर दिया। वीकेंड पर एक क्लब जो काफी टाइम से इनएक्टिव था, उसने अचानक मीटअप का मैसेज भेजा। मुझे वैसे भी अपनी क्लब रेजिग्नेशन एप्लीकेशन देनी थी, तो मैं वहां चला गया। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैंने देखा कि लिन ख्यान्यू, जो कभी इन इवेंट्स में नहीं आती थी, वो भी आज हैरानी से वहां मौजूद। मैंने उसे इग्नोर किया और सीधा कॉर्नर में जाकर बैठ गया। मुझे देखते ही जू यानशु के कुछ दोस्तों ने नाटक शुरू कर, ख्यान्यू यहाँ आने के लिए कैसे मान गई? बेशक इसीलिए क्योंकि यानशु
यांशु को पार्टी करना पसंद है। सब जानते हैं कि हमारी स्कूल ब्यूटी सिर्फ यांशु की बात मानती। मुझे उनके इन सस्ते नाटकों में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए मैंने बस कुछ ऑरेंजेस लिए और उन्हें छील कर खाने। जब सब लोग जमा हो गए तो प्रेसिडेंट ने गेम शुरू करने की अनाउंसमेंट। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मुझे जबरदस्ती खींचा गया और मुझे बिना मन के इस बोरिंग ट्रूथ और डेयर गेम को खेलना पड़ा। 7-8 राउंड्स के बाद आखिरकार लिन खैन यू हार गई। सब लोग एक्साइटमेंट भी चिल्लाने लगे। लिन स्कूल ब्यूटी को डेयर मिला है, कमरे में मौजूद किसी भी ऑपोजिट जेंडर को 3 मिनट तक किस करना। जल्दी बताओ स्कूल ब्यूटी ये डेयर पूरा करने के लिए किसे सिलेक्ट कर। मुझे पता था कि वो मुझे नहीं चुनेगी और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता था कि वो किसे चुनती। मैं बस अपना सिर नीचे किए अपने हाथ में रखे डाइस के साथ खेलता रहा और बिल्कुल मेरी उम्मीद के मुताबिक लिन ख्यान यू ने जू यांशु को चुना। लेकिन उसने एक शर्त रखी कि कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दी जाएं। कमरे में घुप अंधेरा था और सिर्फ सांसों की आवाजें सुनाई दे रही। 3 मिनट बाद लाइट्स ऑन हो। लिन कैन यू आकर अपनी जगह बैठ गए, लेकिन जोयांशु वहीं खड़ी हैरान थी और उसका चेहरा उतरा हुआ था क्योंकि लिन कैन यू ने उसे किस नहीं किया था। मैंने बस एक नजर उसकी तरफ देखा, तभी प्रेसिडेंट ने नेक्स्ट राउंड शुरू करने को कहा। मैंने अपने हाथ की 3 डाइस बिना सोचे समझे फेंक दी। बदकिस्मती से तीनों डाइस पर एक आया, जो सबसे लोवेस्ट स्कोर था। मैंने बिना कुछ कहे कार्ड्स के पाइल से एक कार्ड निकाला और वो वही सेम डेयर था, बिल्कुल सेम पनिशमेंट। पल भर में कमरे के सभी लोग एक्साइट हो गए और उनकी नजरें मेरे, लिन कैन यू और जोयांशु के बीच घूमने लगी। मैंने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे मैं कुछ देख ही नहीं रहा। मैंने गेम का पॉइंटर घुमा दिया और वो मेरे सामने बैठी एक जूनियर गर्ल पर जाकर रुका। सबको लगा कि मैं पीछे हटने वाला हूँ। मैंने उस जूनियर से कहा, सॉरी, तुम्हें थोड़ी परेशानी होगी। वो जूनियर एकदम कंफ्यूज थी और बस खड़ी होने ही वाली थी कि अचानक लिन कैन यू झटके से खड़ी हुई और उसने अपनी चेयर को लात मारकर गिरा दी। जब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, उसने ठंडे स्वर में बात काटते हुए कहा, बहुत देर से खेल रहे हैं, मैं थक गई हूँ, अब ब्रेक का टाइम है ना। उसके रूममेट्स भी हाँ में हाँ मिलाने लगे तो प्रेसिडेंट को मजबूरन पनिशमेंट को होल्ड पर रखना पड़ा। ब्रेक के दौरान कुछ लड़कियों ने कहा कि उन्हें भूख लगी। रूममेट्स तुरंत कमरे के लड़कों को नीचे खाने पीने का सामान लाने के लिए ले गए और उन्हें गए हुए 20 मिनट हो गए। उन्हें वापस आता ना देख प्रेसिडेंट और वेट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने गेम कंटिन्यू करने की अनाउंसमेंट की। मैंने अपना फोन नीचे रखा और चारों तरफ देखा। तब मुझे पता चला कि वो जूनियर वहाँ नहीं थी। सच कहूँ तो लिन कैन यू को छोड़कर वहाँ कोई भी लड़की नहीं थी। मुझे गैस करने की जरूरत नहीं थी, मुझे पता था कि ये लिन कैन यू ने जानबूझकर किया है, लेकिन मैं उसके प्लान को सक्सेसफुल नहीं होने देना चाहता था। इसलिए मैंने अपने सामने रखा 500 ml का ग्लास उठाया और सबकी तरफ इशारा किया। मैंने जिस पार्टनर को सिलेक्ट किया था वो जा चुका, इसलिए गेम के रूल्स के हिसाब से मैं ड्रिंक खत्म करके अपनी पनिशमेंट पूरी करूंगा। ये कहने के बाद मैंने बिना कोई एक्सप्रेशन बदले पूरा ग्लास एक सांस में खत्म कर दी। लिन कैन यू को उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे चुनने के बजाय ड्रिंक पीना चूज करूंगा। उसका चेहरा तुरंत गुस्से से डार्क हो गया। उसने मेरी तरफ देखा जिसका चेहरा अब लाल हो रहा था और अपने हाथ में पकड़े डाइस को इतनी जोर से दबाया कि उससे आवाज आने लगी। आधे लोगों के चले जाने के बाद गेम में कोई मजा नहीं बचा था, इसलिए वो पार्टी वहीं खत्म हो गई। मैं नशे में झूमता हुआ सबके जाने का वेट करता रहा। फिर मैंने अपने बैग से क्लब रेजिग्नेशन एप्लीकेशन निकाली और प्रेसिडेंट को दे दी। दीवार के सहारे मैं नीचे जाने की कोशिश करने लगा। मैं सीढ़ियों के पास पहुंचा ही था कि मुझे धुंधला धुंधला जोयांशु दिखाई दी। मैं उसे इग्नोर करके साइड से निकलने ही वाला था कि उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था। अभी लाइट्स ऑन होने के बाद तुमने मुझे उस अजीब नजरों से क्यों देखा था? मैं तुम्हें बता दूं, भले ही सिस्टर कैनियो में मुझे किस नहीं किया, उसका भी एक रीजन था। वो मेरी रिस्पेक्ट करती है। उसकी बातें सुनकर मेरी हंसी छूटने ही वाली थी, लेकिन मुझे पता था कि इस वक्त मैं कुछ भी कहूँ जोयांशु नहीं समझेगी, इसलिए मैंने बस अपना सिर हिलाया और कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये कहकर मैंने उसका हाथ छुड़ाया और जाने लगा, लेकिन जोयांशु ने मुझे और जोर से पकड़ लिया और लगातार मुझे गालियां देने लगी। हम दोनों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। मेरे पैर वैसे ही लड़खड़ा रहे थे और उसके खींचने की वजह से मेरा बैलेंस बिगड़ गया। मैं सीधा पीछे की तरफ गिरा और उन ऊंची सीढ़ियों से नीचे लुढ़कता चला गया। जोयांशु भी घबरा गई और उसका बैलेंस बिगड़ गया, जिससे वो भी मेरे साथ सीढ़ियों से नीचे गिर गई। ऊपर से गिरने की आवाज सुनकर जो स्टूडेंट्स अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे वो तुरंत मुड़े और वापस भागे। हम दोनों को इतनी बुरी तरह घायल देखकर सब घबरा गए। आखिर में लिन कैनियो ने किसी को कांटेक्ट किया और हमें अपने फैमिली हॉस्पिटल भेज। चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि मेरी हड्डी क्रैक हो गई है और अगर टाइम पर सर्जरी नहीं हुई तो मैं हमेशा के लिए डिसेबल्ड हो सकता हूँ। जब से उसे पता चला कि हमें चोट लगी है, उसकी नजरें मुझसे एक पल के लिए भी नहीं हटी। मेरे पीले पड़े चेहरे और माथे से टपकते पसीने को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो भी मेरे दर्द को फील कर रही थी और उसका दिल भी दर्द से तड़प रहा था। ऑपरेशन थिएटर रेडी था, लेकिन हॉस्पिटल में अभी सिर्फ एक ही एक्सपर्ट डॉक्टर मौजूद था जो ये सर्जरी कर सकता था। लिन क्यूनियो को डिसाइड करना था कि पहले सर्जरी किसकी होगी। उसने बिना सोचे मेरी तरफ देखा और मेरी नजरें भी उसी पर थी। मेरी उन आंखों में अब पहले वाला प्यार और पागलपन नहीं था, बस एक मरे हुए तालाब जैसी शांति थी। मेरी उस नजर को देखकर लिन क्यूनियो का दिल जोर से कांप उठा। मिस, प्लीज जल्दी डिसाइड कीजिए, पहले किसकी सर्जरी करनी है? मैं स्ट्रेचर पर अपने पीले पड़े चेहरे के साथ लेटा हुआ था। बेहोश होने से ठीक 1 सेकंड पहले मैंने लिन क्यूनियो को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक नाम लेते हुए सुना, जुयांशु। पहले जुयांशु को बचाओ। जल्दी ही डॉक्टर्स जुयांशु को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। जैसे ही वो दरवाजा बंद हुआ मैं पूरी तरह से बेहोश हो गया। जब मुझे दोबारा होश आया तब तक 1 दिन बीत चुका था। आंखें खोलते ही सबसे पहले मैंने अपने पैरों को हाथ लगाकर चेक किया। जब मुझे फील हुआ कि मेरे पैर अभी भी सही सलामत हैं, तब जाकर मैंने चैन की सांस ली। मेरी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। थैंक गॉड, मैं डिसेबल्ड नहीं हुआ। खबर मिलते ही
मेरे पेरेंट्स तुरंत आ गए और मुझे टॉप फ्लोर के वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया, जहां वो मेरी देखभाल करने लगे। 2 घंटे बाद जू यांशु को मेरे ठीक सामने वाले वार्ड में शिफ्ट किया गया। लिन क्यून्यू खुद उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर आई। चेकअप्स में आसानी हो इसलिए दोनों वार्ड्स के दरवाजे खुले हुए थे और मैं सामने वाले वार्ड में जो कुछ भी हो रहा था वो सब साफ साफ सुन सकता था। जू यांशु दर्द से परेशान थी तो लिन क्यून्यू को अलग अलग बातों से उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी। हॉस्पिटल का खाना उसे पसंद नहीं आ रहा था तो लिन क्यून्यू खुद घर जाकर उसके लिए लाइट और हेल्थी खाना बनाकर लाई। वार्ड में खाली बैठे उसे बोर फील हो रहा था तो लिन क्यून्यू उसके टाइम पास के लिए अलग अलग मजेदार चीजें लेकर आई। इन 10 दिनों में वो दोनों इतने क्लोज हो गए कि नर्सेस भी गॉसिप करने लगी कि क्या हॉस्पिटल के डायरेक्टर को उनका होने वाला दामाद मिल गया है। मैं चुपचाप ये सब सुनता रहा और मैंने कोई दखल नहीं दिया, लेकिन मुझे अच्छे से पता था कि लिन क्यून्यू ये सब नाटक सिर्फ मुझे दिखाने के लिए कर रही है। आखिरकार मैंने इस वार्ड का दरवाजा सैकड़ों बार बंद किया था, लेकिन हर बार दरवाजा बंद होते ही कोई नर्स चेकअप के लिए आ जाती। ये कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं। डिस्चार्ज वाले दिन मुझे बेसमेंट पार्किंग में वो दोनों फिर मिल गए। मुझे आता देख लिन क्यून्यू ने व्हील चेयर पर बैठी जू यांशु को उठाया और कार में बिठा दिया। लू चेंजो, मैंने सुना है तुम क्यून्यू के घर के सामने ही रहते हो, चलो हम तुम्हें ड्रॉप कर देते हैं। मैं उनसे कोई बात नहीं करना चाहता था तो मैंने बिना सिर उठाए सीधा अपनी कैब में बैठ गया। जब कैब मेरे अपार्टमेंट के नीचे पहुंची मैंने अपने पेरेंट्स की हेल्प लेने से मना कर दिया और अपनी क्रचेस के सहारे अकेले ही घर चला गया। एलिवेटर बेसमेंट 1 से फर्स्ट फ्लोर पर आई। लिन क्यून्यू जिसे जू यांशु को घर छोड़ने जाना था वो अचानक एलिवेटर के अंदर आ गई। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। एलिवेटर 17th फ्लोर पर रुकी। लिन क्यून्यू दरवाजे के पास खड़ी थी और बाहर नहीं जा रही, इसलिए मुझे अपनी क्रचेस के सहारे थोड़ा घूमकर पहले बाहर निकलना पड़ा। मैं धीरे चल रहा था लेकिन मेरे पीछे आ रही लिन क्यून्यू मुझसे भी धीरे चल रही। मैं फील कर सकता था कि उसकी नजरें मुझ पर ही टिकी थी। जब मैं दरवाजे पर पहुंचा मैंने पासवर्ड डालना चाहा लेकिन अचानक मेरी क्रच जमीन पर गिर गई। मुझे दीवार के सहारे धीरे धीरे नीचे झुकना पड़ा। जैसे ही मैंने अपनी क्रच पकड़ी अचानक मेरे सामने एक परछाई सी आई। लिन क्यान भी नीचे बैठ गई थी, शायद मेरी क्रच उठाने के लिए, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझसे मिली उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपने खुले हुए शूलेस बांधने का नाटक करने लगी। मेरे चेहरे पर एक मजाक उड़ाने वाली स्माइल आ गई। मैंने अपनी क्रच उठाई, धीरे धीरे खड़ा हुआ और रूम के अंदर चला गया। घर पर लंबे समय तक रेस्ट करने के बाद फाइनल एग्जाम्स का टाइम आ गया। हालांकि मुझे जल्द ही विदेश जाना था लेकिन अब मैं थोड़ा चल सकता था, इसलिए मैंने एग्जाम पोस्टपोन करने की एप्लीकेशन नहीं दी और एग्जाम देने चला गया। लेक्चर हॉल में बहुत सीढ़ियां थी और मेरे पैरों की चोट अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, इसलिए मैं बीच में फर्स्ट रो में बैठ गया। थोड़ी देर में लिन क्यान जू यांशु को सहारा देकर अंदर लाई। मुझे देखते ही जू यांशु ने तुरंत नाटक शुरू कर दिया कि उसके पैर में दर्द है और उसे फर्स्ट रो में ही बैठना है। लिन क्यान उसे मेरे बगल वाली सीट तक ले आई और खुद दीवार के साथ वाली सीट पर बैठ गए। एग्जाम जल्द ही शुरू हो गया। जू यांशु ने वेट किया और जैसे ही टीचर आखिरी सीढ़ी से नीचे उतरा उसने चुपके से पेपर की एक चिट मेरी डेस्क पर फेंक दी जो बीच के आयल से पार होकर मेरे पास आई। मेरा पेन पकड़ा हुआ हाथ रुक गया। मुझे कुछ समझ आता उससे पहले ही टीचर मुड़ा और उसने मुझे डांट दी। एग्जाम से पहले ही मैंने बार बार कहा था कि मार्क्स कम आए तो चलेगा लेकिन कैरेक्टर पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। चीटिंग बिल्कुल अलाउ नहीं और तुमने जानबूझकर ये गलती की है। लू चेन चाओ, तुम्हारा एग्जाम कैंसिल किया जाता है। तब जाकर मुझे समझ आया कि यू यांशु का असली प्लान क्या था, लेकिन मैं चुपचाप ये इल्जाम अपने सिर नहीं लेना चाहता था। मैं तुरंत खड़ा हुआ और अपने डिफेंड में कहा कि सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाए। बदकिस्मती से सुबह ही टीचिंग बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी कट गई थी, इसलिए क्लास का सीसीटीवी कैमरा चालू नहीं था। यू यांशु के चेहरे पर हैरानी से खुशी में बदलते हुए एक्सप्रेशन को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। लिन क्यान यू यांशु के बगल में बैठी और उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। टीचर भी किसी बेकसूर को सजा नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत लिन क्यान को आगे बुलाया। किंगडा की टीचिंग बिल्डिंग लिन फैमिली ने ही इन्वेस्ट की थी। लिन क्यान को किसी की चापलूसी करने की जरूरत नहीं और वो हमेशा फेयर रहती, इसलिए टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच उसकी बात को बहुत अहमियत दी जाती। पूरी बात सुनने के बाद लिन क्यान ने आंखें उठाकर मुझे देखा और फिर बहुत ही कामनेस के साथ बोली, जिसने चीटिंग की वो यू यांशु नहीं है। उसके ये कहते ही मेरे ऊपर लगा इल्जाम पक्का हो। लू चेन चाओ, अब तुम्हारे पास क्या बहाना है? तुमने चीटिंग की, उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे और उल्टे अपनी क्लासमेट पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम सच में सुधरने वाले नहीं। तुम्हारे पिछले मार्क्स भी कहीं चीटिंग से तो नहीं आए थे? कुछ भी हो जाए इस बार मैं इसे पूरे स्कूल में अनाउंस करके तुम्हें पनिश करूंगा। मैं अपनी जगह पर ही खड़ा रह गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी बर्फ की खाई में गिर गया। मुझे लगा था कि सही और गलत के बीच फैसले के वक्त लिन क्यान हमेशा अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी, इसलिए मैंने उसका नाम लिया। लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद वो यू यांशु को बचाने के लिए झूठ बोलेगी। अब मैं कितनी भी सफाई दे दूं सब बेकार था। मैंने लिन क्यान को गहरी नजरों से देखा और बिना एक शब्द कहे वहां से चला गया। मेरी उन लाल आंखों को देखकर लिन क्यान अचानक घबरा गई। वो बिना सोचे मेरे पीछे आई और मेरा रास्ता रोक। लू चेन चाओ, मुझे पता है इस मामले में गलती यांशु की थी, लेकिन वो बहुत सेंसिटिव है। मैं नहीं चाहती कि लोग उसके बारे में बातें बनाएं। उसने मुझे एक बार भी सॉरी नहीं कहा, बस यू यांशु को डिफेंड करने में लगी हुई थी। मुझे तो शक होने लगा था कि उस दिन जो फोटोज मैंने देखी थी वो कहीं कोई सपना तो नहीं था, तो इसी वजह से तुमने मुझे फंसाने में उसकी मदद की। वो लोगों के ताने नहीं सह सकती लेकिन मैं सह
सकता हूँ, है ना? लिन चैन यू, तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें 99 टाइम्स प्रपोज किया है तो मैं बहुत बेशर्म हूँ और मैं इतना स्ट्रांग बन चुका हूँ कि मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी ये हालत देखकर लिन चैन यू की बाई आंख फड़कने लगी। उसने सीधा मेरा हाथ पकड़ा और बोली, मेरा वो मतलब नहीं था, ये सिर्फ एक एग्जाम है, क्रेडिट्स बाद में मेकअप किए जा सकते हैं। आज तुम्हारे साथ जो भी नाइंसाफी हुई है, मैं आगे चलकर उसे ठीक करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। ठीक करना? तुम तो मुझे पसंद भी नहीं करती, फिर इसे कैसे ठीक करोगी? मेरा ये मजाक उड़ाने वाला टोन सुनकर लिन चैन यू का दिल बैठ गया और वो लगभग अपने दिल की बात बोलने ही वाली थी। किसने कहा मैं पसंद नहीं करती? ये बोलते ही उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत बोल दिया है। उसने जल्दी से खुद को रोका और कहा, तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, तुम्हारे 100th प्रपोजल के दिन मैं तुम्हें सब कुछ वापस लौटा दूंगी। लिन चैन यू बस यही कहने वाली थी कि वो मेरे प्रपोजल को पक्का एक्सेप्ट कर लेगी। पहले वो इतनी आसानी से अपनी फीलिंग शो नहीं करती थी, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने उसका हाथ झटक दिया और बोला, तो फिर उस कैलेंडर के पेजेस फाड़ती रहो और आखिरी दिन का वेट करो। मुझे अपना हाथ पीछे खींचते देख लिन चैन यू भी हैरान रह गई और आखिरकार उसकी आवाज थोड़ी सॉफ्ट हो गई। ठीक है, सिर्फ 3 दिन बचे हैं, मैं तुम्हें जरूर एक सेटिस्फैक्टरी जवाब दूंगी। मेरे जाने से 3 दिन पहले वो अपार्टमेंट जो मैंने सेल के लिए डाला था वो बिक गया। एजेंट कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई और मैंने तुरंत साइन कर दिया। मैं 3 दिन बाद शिफ्ट हो जाऊंगा। इन कुछ दिनों में मैं घर का सारा सामान साफ कर दूंगा और नया ओनर तब यहाँ आ सकेगा। एजेंट ने डेट्स नोट की और मैं उसे एलिवेटर तक छोड़ने गया। दरवाजा खुलते ही लिन चैन यू 2 बैग्स लिए बाहर आई। उसने कुछ देर तक एजेंट को घूर कर देखा और फिर बहुत पोलाइटली कहा, गुड मॉर्निंग। एजेंट ने भी हैरानी में रिप्लाई किया, गुड मॉर्निंग। एलिवेटर के नीचे जाने के बाद मैं मुड़कर अपने रूम में जाने ही वाला था कि अचानक लिन चैन यू ने मुझे रोक लिया और अपने हाथ में पकड़ा एक बैग मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं बस वहां से गुजर रही थी। मैंने ये थोड़ा ज्यादा ले लिया है और मैं इसे खत्म नहीं कर पाऊंगी। क्या तुम थोड़ा ट्राई करना चाहोगे? मैंने उस बैग की तरफ एक नजर डाली। वो मेरे फेवरेट ड्राई फ्रूट्स थे। ये शॉप ईस्ट साइड में थी, जहां आने जाने में 2 घंटे लगते थे और वहां 1 घंटे की लाइन में लगना पड़ता था। वो स्पेशली मेरे फेवरेट स्नैक्स खरीदने गई थी और फिर उसे मुझे देने का बहाना ढूंढ लाई। मैंने बिना कुछ कहे वो बैग ले लिया, लेकिन घर के अंदर जाते ही मैंने उस बैग को हवा में उछाल कर फेंक दिया और वो सीधा डस्टबिन में जाकर गिरा। जाने से 2 दिन पहले मैं प्रिंटिंग शॉप गया और मैंने हजारों रुपए खर्च करके 5 उंगलियों के साइज के 10,000 कार्ड्स प्रिंट करवाए। मैं अपने पुराने हॉस्टल गया और अपने रूममेट्स को एक काम दिया। मैंने उनसे कहा कि 3 तारीख को वो मेन बिल्डिंग की छत पर जाएं और इन कार्ड्स को पूरे स्क्वायर पर उड़ा दें। रूममेट्स को भी पता था कि हाल ही में क्या हुआ है। मुझे अभी भी हार न मानता देख वो सब मुझे समझाने लगे, चंचू रहने दो ना, लिन चैन यू ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम खुद को और क्यों तकलीफ दे रहे हो? हाँ यार, उसने सच में बहुत गलत किया है, तुम्हारा प्यार डिजर्व नहीं करती वो। हालांकि मैं मूव ऑन कर चुका था, लेकिन अपने दोस्तों को अपनी इतनी परवाह देख मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा, टेंशन मत लो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, तुम बस मेरे लिए वो कार्ड्स उड़ा देना। मैंने पहले ही एक क्लीनिंग कंपनी हायर कर ली है जो बाद में सब साफ कर देगी और मेरा प्रपोज करने का कोई प्लान नहीं है। मैं असल में हमेशा के लिए गुड बाय कहना चाहता हूँ। मेरी बातें सुनकर वो सब हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि मेरे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। मैंने उन्हें थैंक यू बोला और मुड़कर वहां से चला गया। मुझे दूर जाते देखकर मेरे रूममेट्स ने कार्ड बॉक्स खोला और उसमें से एक कार्ड निकाला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, लू चेनजियू अब कभी लिन शैनियो को पसंद नहीं करेगा। जाने से 1 दिन पहले मैं स्कूल गया और अपनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद घर आकर पैकिंग शुरू कर। मुझे यहाँ शिफ्ट हुए सिर्फ आधा साल हुआ था, इसलिए मेरे पास ज्यादा सामान नहीं, लेकिन जो था उसमें से ज्यादातर लिन शैनियो से जुड़ा। मैंने कुछ बॉक्सेस लिए और उन सब चीजों को उसमें भेज। वो स्कार्फ जिससे बुनने में मुझे आधा महीना लगा था, मैंने उसे उधेड़ कर सिर्फ एक धागे का गोला बनाया। वो सिरामिक वेस्ट जो उसने चैरिटी में दिया था और मैंने उसे बहुत मुश्किल से ऑक्शन में खरीदा। मैंने उसे तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दी। जो लव लेटर्स मैंने रातों को जागकर उसके लिए लिखे थे, मैंने वो सब पेपर श्रेडर बॉक्स डस्टबिन में। उन सारी चीजों के जाते ही मेरा और लिन शैनियो का सारा पास्ट खत्म। आखिर में घर में सिर्फ 2 कपड़े बचे। ये वही शर्ट और लूज ब्लैक जीन्स थी जो उसने उस दिन पहनी थी जब हम पहली बार मिले। मैंने माचिस जलाई और उन्हें जलाकर राख कर दी। जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि लिन शैनियो कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। मैंने बहुत कामली उससे कहा, बस कुछ फालतू का कचरा साफ कर, और मुड़कर अपस्टेयर्स चला। अगले दिन सुबह होते ही मैं सामने वाले दरवाजे की आवाजों से उठ गया। मैंने नींद में अपनी आंखें खोली और टाइम देखने के लिए अपना फोन उठाया। तभी मैंने नोटिफिकेशन बार में लगातार आते हुए ढेरों मैसेजेस देखे। मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगा कि ये सारे मैसेजेस 20 से ज्यादा लोगों के ग्रुप से आ रहे हैं। 1 साल पहले लिन शैनियो की पसंद जानने के लिए मैं चुपके से इस ग्रुप में जुड़ा था। मैं उस ग्रुप से लीव होना भूल गया और लिन शैनियो को भी नहीं पता था कि मैं उस इतनी सुबह सुबह जो लोग बातें कर रहे थे वो लिन शैनियो की हॉस्टल फ्रेंड्स थी। जैनियो इतनी जल्दी उठ गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्साइटमेंट के मारे तुम रात भर सोई ही नहीं? ये भी कोई पूछने की बात। वो कल रात 11 बजे से ही तैयारी में लगी। क्या इस बार सच में तुम लू चेनजियू का प्रपोजल एक्सेप्ट करने वाली हो? यहाँ तक स्क्रॉल करने के बाद मेरे हाथ रुक गए। मैंने देखा कि नीचे लिन शैनियो ने एक लंबा सा मैसेज टाइप किया हुआ था। प्रपोजल एक्सेप्ट करने की बात नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमारा साथ आना तो वैसे भी तय। अब ये फालतू के सवाल मत, मुझे ये बताओ कि आज कौन सी ड्रेस ज्यादा अच्छी लगे, ये वाली या ये वाली? उसके भेजी गई दर्जनों ड्रेसेस की फोटोज देखकर ग्रुप में खलबली मच गई। हे भगवान, इतनी सारी तैयारियां! क्या ये हमारी वही कोल्ड स्कूल ब्यूटी है जो लड़कों से दूर रहती थी? उन सब के रिएक्शंस के बीच लिन शैनियो ने सिर्फ एक ही रिप्लाई
रिप्लाई की। मैं उसे बहुत पसंद करती और इस जिंदगी में मुझे उसके अलावा और कोई नहीं चाहिए। ये एक लाइन देखकर मेरी हंसी छूट गई और मेरे दिमाग में पुरानी बातें घूमने लगी। उसका ये मुझे पसंद है वाला मैसेज देखकर मुझे ओ हेनरी की कहानियों की तरह एक बहुत बड़ा मजाक महसूस हुआ। वो मुझे पसंद करती थी, इसलिए उसने 99 टाइम्स मेरा प्रपोजल रिजेक्ट और मुझे सबके सामने एक मजाक बनने। वो मुझे पसंद करती थी, इसलिए वो मुझे इग्नोर करती थी और जानबूझकर दूसरे लड़कों के क्लोज जाकर मुझे जेलस फील कराती। वो मुझे पसंद करती थी, इसलिए उसने सच को झूठ में बदलकर मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए और मेरी सच्ची फीलिंग्स को पैरों तले रौंद दिया। अगर उसका प्यार ऐसा है तो मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए। ग्रुप चैट में मैसेजेस अब और तेजी से आ रहे थे। हॉस्टल में रहने वाली कुछ लड़कियों ने वहां की कुछ फोटोज भेजी। अभी बस 7 बज रहे थे, लेकिन स्क्वायर में पहले से ही बहुत भीड़ जमा हो गई। सब मेरा 100th प्रपोजल देखने आए थे। जैन्यू जल्दी आओ, कहीं ऐसा ना हो कि प्रपोजल शुरू हो जाए और तुम जो मेन हीरोइन हो तुम्हें अंदर घुसने की जगह नहीं मिले। मैं ग्रुप से बाहर निकलने ही वाला था कि मैंने देखा लिन चियनयू ने मुझे एक मैसेज भेजा था। मैं निकलने वाली हूँ और तुम? मैं भी निकलने के लिए तैयार हूँ, बस फर्क इतना है कि मैं हमेशा के लिए निकलने वाला हूँ। मुझे अचानक ये देखने का बहुत मन हुआ कि ग्राउंड पर उन कार्ड्स को हवा में उड़ता देखकर लिन चियनयू का रिएक्शन क्या हो। जब उसे पता चलेगा कि मैं देश छोड़कर जा चुका हूँ तो उसे कैसा फील होगा। लेकिन अफसोस, मैं वो सब नहीं देख पाऊंगा। आज के बाद लिन चियनयू से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने आराम से अपनी पैकिंग खत्म की, मुड़कर उस खाली रूम को देखा और फिर अपना फोन निकालकर लिन चियनयू के सारे नंबर्स और अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए।